हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से राजस्थान के जो भर्ती परीक्षा है उसमें जो आपके जनरल साइंस आती हैं उसमें बायोलॉजी के टॉपिक कोशिका के बारे में हम पढ़ाएंगे तथा ये ऐसे नहीं है कि राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के जनरल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये जो मैं थ्योरी करा रहा हूँ ये संपूर्ण उन एग्जाम को कवर कर लेंगे, इसीलिए आप ध्यान से पढ़िए। मैं आज बायोलॉजी के प्रथम टॉपिक जो कि कोशिका है उसके बारे में पढ़ने वाला हूँ तथा इसके बाद हम जो बायोलॉजी के बाद हम केमिस्ट्री शुरू कर देंगे। केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स, ये तीनों ही आपके सब्जेक्ट जो है कंप्लीट यहाँ मैं कराया मेरे द्वारा कराए जाएंगे, ठीक है। तो हम सर्वप्रथम बायोलॉजी में जो आपकी प्रथम टॉपिक कोशिका की खोज के बारे में। कोशिका किसे कहते हैं पहले वो पढ़ रहे थे। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसी भी जीव की क्रियात्मक, संरचनात्मक और मूलभूत इकाई है, क्योंकि इसके बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो कोशिका की खोज किसने की है? तो एक सामान्य लेवल पर हम कह सकते हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, जिसमें उन्होंने इस जो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी वो कोशिका मध्य कोशिका की थी। पहले किसी भी परीक्षाओं में ये पूछ लिया कोशिका खोज किसने की तो उसका उत्तर रॉबर्ट हुक से ही होता था। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ा है तो अब उन्होंने ये खोजना शुरू कर दिया है कि मृत कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो मृत कोशिका की खोज या कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की तो वो है रॉबर्ट हुक। आपके वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक आ जाएंगे, जिन्होंने 1665 ईस्वी में अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा इसने इसकी खोज की। जीवित कोशिका की बात की जाए तो लिविंग सेल मतलब जीवित कोशिका की खोज किसने की तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक से 9 साल बाद में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अगर हम बात करें कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया तो वो आपके दो वैज्ञानिक स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कब किया, वो 1838 और 1839 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया तो वो है आपके स्लाइडेन व स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने, ठीक है। 1838 और 39 के मध्य। अब आगे बात की जाएगी कोशिका की एक मतलब शॉर्ट में आपकी बात की जाए कोशिका क्या है तो कोशिका किसी भी जीव की क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं आधारभूत इकाई है। कोशिका किसी भी जीव की क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं आधारभूत इकाई है। इसी के द्वारा ही जो है किसी भी जीव में कार्य संपन्न होते हैं। तो अब बात की जाए कि भाई एक कोशिका की जीवन काल तो निश्चित होता है, किसी भी कोशिका का जीवन काल निश्चित होता है। तो नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है तो नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। अब बात की जाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कैसे होता है तो नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विघटन के द्वारा होता है। पूर्ववर्ती कोशिका जब अपने समयकाल पूर्ण हो जाता है तो वो विघटित हो जाती है, जिसके कारण नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। आपके जो आगे एक फैक्ट है कि जीव दलों की खोज किसने की तो वो डुजार्डिन नाम भी अलग है। साइंस में नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस वैज्ञानिक ने की थी। तो जीव दलों की खोज डुजार्डिन ने कब की थी? डुजार्डिन ने की जबकि पुरकिंजी ने इसको अपने देखा कोई पुरस्कार मिल जाए उसके लिए इसको नाम बदल दिया और प्रोटोप्लाज्म नाम दे दिया गया। सन 1839 में जो डुजार्डिन के द्वारा जीव दलों की खोज की गई उसको
बदल करके जेई पुरकिनी ने 1869 ईस्वी में प्रोटोकॉल नाम जो है दे दिया गया। तथा इसके बाद हम देखे जाए कि कोशिका का विभाजन तो 2-3 लेवल पे करते हैं कि कोशिका की माप के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर और संरचना के आधार पर। ठीक है, तो कोशिका के हम देखने वाले हैं पहले इसमें कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका जो है आपके 2 प्रकार की हो जाएगी, टू टाइप्स। ठीक है, संख्या के आधार पर 2 टाइप आपकी हो जाएगी कोशिका की। कोशिका की संख्या के आधार पर 2 प्रकार की कोशिका होती हैं, एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव। तो हम बात करने वाले हैं कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। वे जीव जिसमें सभी कार्य एक कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं, वे जीव जिसमें एक ही कोशिका उपस्थित होती हैं या सभी कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं, तो उसे आप एक कोशिकीय जीव कह देंगे। उदाहरण पूछते हैं कि अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो आपके उत्तर आ जाएगा एक कोशिकीय। पैरामीशियम और अमीबा एक कोशिकीय जीव के 2 महत्वपूर्ण पार्ट हैं और जहाँ तक संभव है ये 2 ही उदाहरण जो है परीक्षा में आते हैं। पैरामीशियम किस प्रकार का जीव है, तो एक कोशिकीय जीव। आपके बाद में आता है कि बहुकोशिकीय जीव कैसे कहते हैं, तो वो है वे मतलब सीधी बात कि एक कोशिकीय जीव कहते हैं जो भी जीव हैं वो बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार के जीवों में एक से अधिक कोशिका मिलकर के संपूर्ण कार्य को संपन्न करती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं के उदाहरण की बात की जाए तो आपके मनुष्य हैं, पेड़ पौधे आदि बहुकोशिकीय जीव हो जाएंगे, जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर के संपूर्ण कार्य संपन्न करती हैं। अब जो पहले हमने पढ़ा था कोशिका की संख्या के आधार पर, नंबर्स के आधार पर कोशिका के प्रकार, अब आते हैं कि माप के आधार पर कोशिका के विभाजन किस प्रकार है। तो माप के आधार पर सबसे बड़ी कोशिका है आपके शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है आपकी सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो वो है आपके पीपीएलओ सबसे छोटी कोशिका है, जिसका पूरा नाम है प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्म। हम इस स्लाइड को आप नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि सबसे लंबी कोशिका, माप के आधार पर हम कोशिकाओं को माप के आधार पर कोशिका पढ़ रहे थे। तो सबसे लंबी एकल पादप कोशिका, सबसे लंबी एकल पादप कोशिका किसी मतलब कौन सी है, तो वो है एसिटाबुलेरिया नामक जो एक शैवाल है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी एकल, आपको ये याद रखना है, सबसे लंबी तो है ही, साथ में एकल पादप कोशिका एसिटाबुलेरिया नामक जो शैवाल है उसकी है। तथा सबसे लंबी एकल जंतु कोशिका की बात की जाए तो तंत्रिका कोशिका, जो मानव में तंत्रिका कोशिका उसकी लंबाई 1 मीटर है, जो कि यही है सबसे लंबी एकल जंतु कोशिका। अब यहाँ आपने पढ़ लिया कि सबसे लंबी एकल पादप कोशिका है तो वो एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल है, और सबसे लंबी एकल जंतु कोशिका आपको पूछे तो वो है तंत्रिका कोशिका जिसकी लंबाई 1 मीटर है। अब हम जो पहले पढ़ रहे थे पीपीएलओ क्या है, तो पीपीएलओ देखो ये कोशिका भित्तिरहित जीवाणु, पीपीएलओ कोशिका भित्तिरहित एक जीवाणु है। आपको बात की जाए कि पीपीएलओ जो हमने पहले पढ़ा था माप के आधार पर सबसे छोटी कोशिका है, ये पीपीएलओ है क्या, ये कोशिका भित्तिरहित एक जीवाणु है। और ये इसके मतलब कार्य गुणों या विशेषता या कार्य, इसकी विशेषता या कार्य जीवाणु तथा वायरस के मध्य विभेदक कड़ी का कार्य करता है। पीपीएलओ इस जीवाणु को चाहे वो म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन, इस जीवाणु को चारों म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तथा साथ ही डाई अमीनो अम्लिक अम्ल, साथ ही इसमें
इस जीवाणु के चारों ओर म्यूरिन, पेप्टिडो, ग्लाइकेन और म्यूकोपेप्टाइड की बनी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं तथा इसके साथ ही आपके अमीनो अम्ल इसके साथ ही आपके डाई अमीनो अम्लिक अम्ल, लिपिड एवं प्रोटीन भी हो सकते हैं। माइकोप्लाज्मा आपको बोलेगी माइकोप्लाज्मा में कोशिका वृद्धि होती है, सेल वॉल होती है नहीं होती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके माइकोप्लाज्मा में कोशिका वृद्धि की अनुपस्थिति होती है। इसकी कोशिका कला किसकी बनी होती है? माइकोप्लाज्मा की कोशिका कला किसकी बनी होती है? तो वो है कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा मतलब है क्या? माइकोप्लाज्मा आपकी बात करें तो क्या चीज़ है? माइकोप्लाज्मा पादप जगत में चौकर कहते हैं माइकोप्लाज्मा को, क्योंकि कोशिका वृद्धि के अभाव के कारण ये अपनी आकृति बदलता रहता है। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का चौकर कहते हैं, क्योंकि ये इसमें कोशिका वृद्धि अनुपस्थित होती है, जिसके कारण ये अपनी आकृति जो है बदलता रहता है। माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? तो माइकोप्लाज्मा की खोज 1891 में नॉकर एंड रॉक्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। नॉकर एंड रॉक्स नामक वैज्ञानिक ने 1891 में की थी। ठीक है, अब देख रहे हैं हम कि संगठन संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार होते हैं। संगठन स्ट्रक्चर के आधार पर डिवीजन ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो संगठन या संरचना के आधार पर आपकी कोशिकाएं दो प्रकार की हो जाएगी, जिसमें प्रोकैरियोटिक एसेम केंद्र की कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगी आपकी संरचना या संगठन के आधार पर कोशिका का विभाजन। अब बात की जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्रिक कोशिका किसे कहते हैं? वे कोशिकाएं जिनमें केंद्र, वे कोशिका जिसमें केंद्रक सुगठित नहीं होता है, जिसमें केंद्रक सुगठित नहीं होता है, एक फुल ग्रुप स्ट्रक्चर नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली या दो झिल्ली कोशिकाओं का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली या दो झिल्ली कोशिकाओं का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका आपके जिसमें केंद्रक सुगठित नहीं होता है तथा इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली या दो झिल्ली कोशिकाओं का अभाव होता है। इसमें डीएनए ही केंद्रक के रूप में केंद्रक के रूप में कोशिका दर में पाया जाता है। इसमें ना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए ही केंद्र के रूप में कोशिका दरों में पाया जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्र को आपके कहेंगे केंद्र का है, पर यूकैरियोटिक जो हम स्ट्रक्चर का प्रोकैरियोटिक बाद में यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें वास्तविक केंद्र पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्र पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्र का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है? तो इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में आपके केंद्रक झिल्ली या दो झिल्ली युक्त कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दो झिल्ली जो केंद्रक झिल्ली है उसका अभाव रहता है। इसमें देखिए एक नोट है कि राइबोसोम और कोशिका कला, राइबोसोम और कोशिका कला जो है आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। आगे और हम पढ़ने वाले हैं इसमें जो ये दो महत्वपूर्ण कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर जो है हम सारणी के द्वारा आप समझ लेंगे। ठीक है, जिसके द्वारा आपको भी जब पढ़ेंगे तो बहुत कम समय में आप इसका रिविजन कर लेंगे, जिससे कि ये मूलभूत अंतर वो आपको समझ आ जाएगा। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर विस्तार करने वाले हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? ये है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अर्धविकसित होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं आपकी जो पूर्ण विकसित होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं आपके पूर्ण विकसित होती हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्र का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्र का जो है अभाव नहीं होता है। इसमें वास्तविक केंद्र पाया जाता है, जो वास्तविक केंद्र क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। जो क्रोमेटिन है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है मिल करके बनाते हैं, और इसमें वास्तविक केंद्र जो है आपके क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। ठीक है,
अब देखो